नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम क्लास चला रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2024 की परीक्षा के लिए, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं और उनका वर्ष क्या है, उनको हम पढ़ रहे थे। इस टॉपिक का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाकर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यह जो आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण घटनाओं और उनका वर्ष, कम से कम इस टॉपिक से जो है आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि आरओ एआरओ की परीक्षा में जो है आपके क्रोनोलॉजी से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्रोनोलॉजी का जो आपका टॉपिक है आपके आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी को देखते हुए मैंने यह क्लास स्टार्ट की है। तो इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्लास जैसे ही समाप्त होगी, क्लास समाप्त होने के बाद इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गदर पार्टी के बारे में। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1913 को की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पर जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद चंपाकरण पिल्ले के द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी 1914 में। 1915 में क्या होता है? राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा जो है अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? वर्ष भी इम्पॉर्टेंट है, तो 1915 में की गई थी। इसके बाद दिसंबर 1916 में क्या होता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। तथा यह जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है, 2 कारणों से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण क्या है जिस कारण से यह अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है? तो नरम दल और गरम दल दोनों जो है एक हो जाते हैं दोबारा से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो में बताया था, मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वह 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल में और गरम दल में। तो जो बंटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का, पुनः से कांग्रेस में जो है गरम दल को सम्मिलित कर लिया जाता है इसी लखनऊ अधिवेशन में। तो इन 2 चीज़ों से जो है आपका जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दिसंबर 1916 में यह अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद होम रूल लीग के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो अप्रैल 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगाम में जो है होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर आप याद रखिएगा, तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका जो कार्यक्षेत्र था महाराष्ट्र में था, लेकिन मुंबई को छोड़कर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद मध्य प्रांत और बरार, इन सारी जगहों पर जो है बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। इसके बाद सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय था अडियार में और इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहले
किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या एनी बेसेंट के द्वारा। तो तिलक की जो होम रूल लीग थी वह सबसे पहले स्थापित हुई थी अप्रैल 1916 में, फिर सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जून 1917 में क्या होता है, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सितंबर 1917 में जो है मॉन्टेग्यू घोषणा की जाती है। इसी के तहत जो है एनी बेसेंट को भी रिहा कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी के चलते जो है आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1919 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद एनी बेसेंट जैसे ही सितंबर 1917 में रिहा होती हैं, इसके बाद दिसंबर 1917 में जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। तो एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। दिसंबर 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल 1917 में क्या होता है। तो अप्रैल 1917 ये तीनों जो क्रोनोलॉजी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों जो हैं घटनाएं बार बार लगातार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो अप्रैल 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है यह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। कहाँ पर, तो बिहार के चंपारण नामक जगह पर। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा चंपारण सत्याग्रह को हम प्रथम सविनय अवज्ञा के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि प्रथम सविनय अवज्ञा के नाम से हम चंपारण सत्याग्रह को जानते हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह बिहार में हुआ था 3 कठिया प्रथा के खिलाफ। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद फरवरी 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होती है। इसको हम प्रथम भूख हड़ताल के नाम से भी जानते हैं। इसका मुद्दा क्या था, प्लेग बोनस को लेकर जो है यह हड़ताल की जाती है तथा इसका भी नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। फिर मार्च 1918 में आपका होता है खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा में जो है यह खेड़ा सत्याग्रह होता है और इसको जो है हम बोलते हैं प्रथम असहयोग या फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन के नाम से भी खेड़ा सत्याग्रह को जाना जाता है। इसका मुद्दा क्या था, अकाल के दौरान भू राजस्व के भुगतान से जुड़ा हुआ कुछ समस्याएं थी किसानों की, तो उसी से जुड़े हुए मुद्दे को जो है इसमें खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के द्वारा उठाया जाता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए सिर्फ घटनाओं को, उनसे संबंधित वर्ष को हम देख रहे हैं। बाकी जो डिटेल की क्लास हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें हम इन सभी घटनाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी को समझते हुए चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ उसको आप याद करते हुए चलिएगा। तो ये तीनों घटनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तथा इन तीनों का, चंपारण सत्याग्रह का, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का और खेड़ा सत्याग्रह का, इन तीनों का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मार्च 1919 की बात कर लेते हैं। तो मार्च 1919 में आता है आपका रॉलेक्ट एक्ट। तो आप याद रखिएगा किसके सिफारिश पर यह रॉलेक्ट एक्ट आया था, सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर यह आया था। तथा रॉलेक्ट एक्ट का एक अन्य नाम भी था, इसको हम बोलते हैं अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी इसको हम बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है कि रॉलेक्ट एक्ट का अन्य नाम क्या था। तथा 10 अप्रैल 1919 को जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप याद रखिएगा। तथा 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये पंजाब के जो है इम्पॉर्टेंट लीडर थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया जाता है,
तो 10 अप्रैल 1919 को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका होता है ठीक इनके गिरफ्तारी के 3 दिन बाद, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे जुड़े हुए कुछ कमीशन बनाए गए थे इसकी जांच के लिए। तो पहला कमीशन था आपका हंटर कमीशन, 1919 में बनाया गया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु इसको बनाया गया था। इस हंटर कमीशन में 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन? तो चीमन लाल सितरवाल थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा भी एक जांच समिति का गठन किया गया था। इस हत्याकांड की जांच समिति के गठन जो है कांग्रेस ने भी किया था। तो इसमें कौन कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। फिर महात्मा गांधी भी थे इसमें, मोतीलाल नेहरू भी थे, सियालदास थे और जयकल थे। ये सभी लोग जो हैं कांग्रेस के द्वारा जो समिति का गठन किया गया था उसमें सम्मिलित थे। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है, चाहे तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। इसके बाद आगे घटना पर चढ़ते हैं। यहाँ पे नवंबर 1919 की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद 1 अगस्त 1920 पर हम आ गए हैं, यानी कि असहयोग आंदोलन जो है इसी दिन शुरुआत होता है। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी और 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। 1 अगस्त 1920 को हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे सितंबर 1920 को क्या हुआ था। तो कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन, यानी कि एक विशेष अधिवेशन जो है आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता करी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये कांग्रेस का स्पेशल सेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने करी थी। तो एकमात्र सेशन आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन था, विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन था वह सितंबर 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या हुआ था? विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का जो है इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं दिसंबर 1920 पर। तो दिसंबर 1920 में जो है कांग्रेस का जो नॉर्मल वाला अधिवेशन था वह होता है। इसको हम बोलते हैं कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो आप याद रखिएगा। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी CR दास, यानी कि किसके द्वारा? चित्तरंजन दास के द्वारा जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी गई थी। तथा इसमें जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये क्रोनोलॉजी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक डेट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। दिसंबर 1920 को हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1921 में जो है आपका तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। इस तिलक स्वराज फंड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन के लिए जो है वित्त जुटाना। लगभग कितना? 1 करोड़ रुपए जो है, 1 करोड़ रुपए की धनराशि को जुटाना जो है इस तिलक स्वराज फंड का उद्देश्य था। किसके लिए? तो असहयोग आंदोलन के लिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना है 1921 में की जाती है और 1921 में जो है विजयवाड़ा में जो है कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद चौरी चौरा कांड कब होता है? 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी चौरी चौरा कांड के बाद ही जो है महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारडोली में थे। गुजरात के बारडोली से ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता
चित्तरंजन दास थे और उनकी पत्नी बसंती देवी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो यह वीडियो है इसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट घटनाएं और उनका वर्ष देखा है। इसके साथ ही उन घटनाओं से जुड़े हुए जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट हैं हमने उनको भी कवर किया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।